Hello students, welcome to Smart Coaching Classes. In this video students, we are going to continue with chapter number 3rd, that is journal. Already we have discussed about basics and we have completed sum number 1 and sum number 2 from this chapter. Practical problem जितने भी आपके हैं हम लोग वो solve करने वाले हैं, जिसमें से we have already completed sum number 1 and sum number 2. Alright, in this video students we are going to start with sum number 3rd जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिकल सम्स में. तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. ओके, इसके बाद वी विल प्रिपेयर जर्नल फॉर्मेट एंड देन वी विल स्टार्ट पासिंग योर जर्नल एंट्री. ऑलराइट, सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपको अगर जर्नल एंट्रीज पास करना है, यू शुड नो गोल्डन रूल्स, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज रियल रूल्स, पर्सनल रूल्स एंड नॉमिनल रूल्स. नहीं याद होगा, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. इफ आई टॉक अबाउट रियल, तो रियल का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसके बाद में आपको जो पर्सनल का रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ऑलराइट, एंड देन इसके बाद में जो आपका नॉमिनल का रूल होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, तो ये रूल्स आपको याद होना चाहिए. आप इसको लिख के अपने सामने रखो, जब हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे तो आप उससे रिलेट कर सकते हो. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक जर्नल फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं. फॉर्मेट आपका होगा इस तरीके से: इन द बुक्स ऑफ अशोक जर्नल स्टोर्स, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ओके, ये आपको लिख लेना है. इसके बाद में सबसे पहला जो फर्स्ट में है, यहाँ का आप ट्रांजेक्शन देख लीजिए. पहले पहले ट्रांजेक्शन को रीड कर लेते हैं, दो अकाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट मे को रिसीव्ड. रिसीव्ड का मतलब हो गया पैसा मिल चुका है आपको. ऑलराइट, अभी पैसा आपको या तो कैश में मिला होगा या फिर बैंक बैंक के थ्रू मिला होगा. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बैंक का कोई भी सोर्स मेंशन नहीं किया है, सो आपको पैसा जो मिलने वाला है वो कैश में मिलेगा. ओके, तो रिसीव रुपीज 5,000 फ्रॉम राम. राम से आपको 5,000 मिल गया ऑन बिहाफ ऑफ भरत. तो जो एक्चुअल जिससे पैसा हमको मिल रहा है, एक्चुअल देने वाला कौन है पैसा, सिर्फ राम जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, बट किसके बिहाफ में दे रहा है, भरत के. तो हम लोग राम को इग्नोर करेंगे, भरत को हम लोग, भरत का नाम हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, अब ये केस में हो क्या रहा है ट्रांजेक्शन में, अभी यहाँ पे आपको राम को इग्नोर करना है. ओके, कौन आपको दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है आपको. एक्चुअल पेमेंट इज डन बाय भरत. भरत ने सिर्फ एक सोर्स किसको ले लिया, राम को. तो हम लोग राम को इग्नोर करेंगे, भरत जो है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. ऑलराइट, अब ये ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, देखो. रिसीव्ड मनी 5,000 रुपये आपको आ रहा है, तो कैश के फॉर्म में आ रहा है. कैश है तो आप यहाँ पे लिख दो कैश. कैश होता है असेट्स. असेट्स मतलब रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में. एक साइड आपका क्लियर हो गया. अब आपको देखना है क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे. अब यहाँ पे भरत जो है वो पर्सन है. पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी आपको पैसा मिल रहा है ना, तो भरत गिवर है. भरत गिवर है, इसके लिए भरत को कहाँ लिखने वाले हम, क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं. ओके, बहुत ही सिंपल एंट्री है आपकी. सबसे पहले आप ईयर लिख दोगे, मंथ लिख दोगे, डेट लिख दोगे, एंड देन आपका यहाँ पे जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन. यहाँ पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे भरत को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 5,000 डेबिट में लिखो. 5,000 you have to write in credit side. Then you have to write your narration also, being cash received from Ram on behalf of Bharat. ओके, तो ये था आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, बहुत ही सिंपल था. सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं हम लोग, जो कि है आपका 4 मई को, जिसमें आपको दिया हुआ है परचेज गुड्स. अगेन नेम ऑफ द गुड्स इज नॉट गिवन, सो वी विल कंसीडर परचेज. परचेज क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मतलब नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. ये आपको मालूम होना चाहिए कि नॉमिनल का रूल्स क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. सो परचेज एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए परचेज को हम कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं. तो डेबिट साइड आपका क्लियर हो गया. फॉर कैश मतलब आप 55,000 रुपीज का कुछ खरीद रहे हो. अगर आप कुछ खरीद रहे हो, इफ यू आर परचेजिंग समथिंग, यू हैव टू मेक पेमेंट. सो यू हैव टू मेक पेमेंट हियर एंड यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू कैश ओनली. ओके, तो कैश तो फिर से क्या होता है, असेट्स होता है, उसको हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं कैश के लिए. रियल का रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे पैसा आपके पास से जा रहा है ना, गोज आउट. इसके लिए आप कैश को कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे.
ओके, तो आपकी जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगी। डेट लिख दिया हमने 4th, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 55,000 डेबिट साइड में, 55,000 क्रेडिट साइड में। नरेशन आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, तो ये था आपका सेकेंड जर्नल एंट्री जो कि बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं 8 को, 8th ऑफ मे। बोलता है पेड फॉर सैलरी रुपीज 8,000। पेड, पेड का मतलब होता है आपने अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपने किस तरीके से पे किया है, तो आपने कैश में पे किया है। ओके, जो भी अमाउंट आपने पे किया है वो कैश में पे हुआ है। आपने किस लिए पे किया है? सैलरी के फॉर्म में पे किया है, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ओके, सैलरी आपके लिए एक्सपेंडिचर बनेगा। एक्सपेंडिचर के लिए अगर एक्सपेंडिचर है तो नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा, राइट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे, क्लियर? और आपने पैसा दिया, पे किया, तो आपके पास से पैसा जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों साइड मिल गया आपको। डेबिट साइड में लिखोगे आप सैलरी, और कैश गया इसके लिए कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। ओके, इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री होगी। देखो 8 में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में, और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। ओके, नरेशन इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 12th में। क्या हो रहा है देखो, परचेज गुड्स, फिर से गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, इसके लिए परचेज, परचेज एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए परचेज को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। एक चीज क्लियर हो गई। फ्रॉम गणेश, गणेश से आपने परचेज किया। गणेश तो पर्सन है, पर्सन मतलब पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गणेश से आप खरीद रहे हो, तो गणेश विल बी द गिवर ऑफ द गुड्स। सो गणेश को आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, और परचेज को लिखोगे आप डेबिट साइड में, ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ओके, तो ये आपका इस तरीके से जर्नल एंट्री पास होगी। देखो 12th, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, 30,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गणेश। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है। परचेज होगा तो डेबिट में लिखो, और सेल्स होगा तो क्रेडिट में लिखो। ओके, किससे परचेज किया? गणेश से। ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन था ना, तो पैसा आपने पे नहीं किया, आपने उधारी में खरीदा। किससे खरीदा उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर अगर आप पैसा नहीं पे कर रहे हो तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? नाम मेंशन करना पड़ेगा। किससे आपने खरीदा, उस इंसान का नाम मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं 17th मई की एंट्री, सोल्ड गुड्स। ओके, मैंने बताया अभी परचेज अगर एक्सपेंडिचर होता है तो सेल्स क्या होता है? इनकम होता है। तो आपको याद याद हो जाना चाहिए कि सेल्स को हमको कहाँ लिखना होता है? क्रेडिट साइड में लिखना होता है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स इनकम होता है, इसके लिए कहाँ लिखते हैं हम उसको? क्रेडिट साइड में। राइट, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। अब उधारी पे क्या कर रहे हो? गुड्स बेच रहे हो। किसको बेच रहे हो? मिसेस नेहा को बेच रहे हो। तो सेल्स तो आपका पहला अकाउंट तो क्लियर हो गया, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? सेल्स जाएगा। अब मिसेस नेहा जो है ये पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये केस में मिसेस नेहा जो है वो रिसीवर है, राइट? ये जो रिसीवर है इसके लिए आप कहाँ लिखोगे? इसको डेबिट साइड में लिखोगे। तो मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 60,000 इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। ओके, डेट लिख दो। मिसेस नेहा डेबिट द रिसीवर। ओके, आप गुड्स बेच रहे हो ना, किसको बेच रहे हो? नेहा को बेच रहे हो, तो नेहा रिसीवर हो जाएगी। इसके लिए नेहा को आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। टू सेल्स अकाउंट लिखा, 60,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका 17th ऑफ मई का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पे 20th को, परचेज्ड मशीनरी। अभी देखो गुड्स नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? मशीनरी बोला है। तो परचेज को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम मशीनरी आएगा ना। आपने खरीदा है, बट क्या खरीदा है वो नाम दिया हुआ है। मशीनरी आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी तो डेबिट में होगा फॉर श्योर। ऑफ ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। चेक मतलब बैंक के थ्रू आप पे कर रहे हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक का पे आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। सिंस जीएसटी इज गिवन 12%, तो 6% हो जाएगा सीजीएसटी एंड 6% हो जाएगा आपका एसजीएसटी। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी लगता है, राइट? इनपुट जीएसटी बोलते हैं हम। मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया, पहले वाले सम्स में भी बताया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखोगे आप? बैंक लिखोगे।
ओके, इस तरीके से देखो, यहाँ पे इसका वर्किंग मैंने बनाया। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी अमाउंट आपको लिखना होगा। ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 20th अप्रैल 2019। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना था भाई? 80,000 रुपया था, 80,000 था। इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है इनपुट सीजीएसटी को, जो कि 12% दिया हुआ है ना जीएसटी, तो उसका हाफ हो जाएगा सीजीएसटी, हाफ हो जाएगा एसजीएसटी। इट शुड बी एसजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी लिखा हुआ है, बट इट शुड बी, इसको आप एस कर दो। ओके, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये आपका एस हो गया, एस जी एस टी। ओके, याद रहेगा आपको, एस जी एस टी 6%। सो यहाँ पे अगर 80,000 रुपये का आप 6% निकालोगे तो आएगा 4,800, 4,800। अब ये टोटल करोगे पूरा अमाउंट आपका तो 89,600 होगा। ऑलराइट, तो ये एंट्री कैसे पास होगी? देखो आपकी, पहले आप मशीनरी आ रहा है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मशीनरी आप लिख दोगे डेबिट साइड में। ओके, मशीनरी आप कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड में लिख दो, ये डेबिट साइड में हो गया। इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया। अगेन ये, इसको मैं एसजीएसटी कर देता हूँ। ओके, शुड बी एस। ओके, शुड बी एस। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट लिख दिया हमने। ओके, जो याद रखो, जो मशीनरी होगा, यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं बच्चों के। अब जो मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट है वो आप मशीनरी के सामने लिखोगे हमेशा। ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड, अभी देखो ये मशीनरी जो है, एक्चुअल अमाउंट कितना है इसका? 80,000 रुपया। तो मशीनरी के सामने आपको एक्चुअल अमाउंट लिखना है, एक्चुअल कॉस्ट लिखना है। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो अमाउंट भी डेबिट में लिखोगे। अब डेबिट में क्यों लिखते हैं ये अमाउंट? बिकॉज अगर आपने परचेज किया तो आपको पे करना पड़ रहा है ना, तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये जीएसटी आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके लिए इसको कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो 80,000 रुपया तो आपको मशीनरी का पे करना है, प्लस आपको सीजीएसटी पे करना है 4,800, प्लस आपको एसजीएसटी पे करना है 4,800। टोटल मिला के आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 89,600। सो आप कैसे पे कर रहे हो? चेक के थ्रू, चेक के थ्रू मतलब बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। ओके, 89,600। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है नरेशन लिखने के लिए भी, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अब अपने आप से भी लिख सकते हो नरेशन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है बिंग मशीनरी परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। ओके, तो ये था आपका ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 20th अप्रैल। मैंने इसको और डिटेल में बेसिक्स में समझाया है, वो वीडियो भी आप देख लो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। राइट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो क्या है आपका 25 मई। पहले रीड कर लेते हैं। पेड टू एसजी एंड सन्स, पेड यानी आपने पे किया, अमाउंट पे हुआ है आपका, या तो आपने कैश पे किया होगा या फिर आपने बैंक के थ्रू पे किया होगा। राइट, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। चेक वर्ड यूज किया है, मतलब बैंक के थ्रू आप पे कर रहे हो, तो बैंक से पैसा जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बैंक आप कहाँ लिखने वाले हो? क्रेडिट साइड में लिखोगे। एक चीज क्लियर हो गया, किसको पे कर रहे हो? एसजी एंड सन्स को पे कर रहे हो। तो ये तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है, राइट। तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, डेबिट द रिसीवर, तो आप पे कर रहे हो तो ये लोग रिसीवर बन जाएंगे। तो एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका होगा जनरल एंट्री। देखो 25th को एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसके लिए आप बैंक को क्रेडिट साइड में लिखोगे। 30,000 लिखा। इसका नरेशन बहुत ही सिंपल होगा, बीइंग अमाउंट पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन 25th का कंप्लीट। अब बहुत ही सिंपल से ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए हैं, जो कि है आपका 28th को। इसके लिए एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक नया फॉर्मेट मैंने बना दिया आपके लिए। अब आते हैं 28 पे, रिसीव्ड कमीशन। अभी देखो यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स को डाउट होता है। ओके, क्या डाउट होता है अभी वो देखते हैं। देखो रिसीव्ड, वर्ड रिसीव्ड दे दिया है, मतलब पैसा मिल चुका है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमको नाम नहीं लिखना है किसी भी इंसान का, क्योंकि पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। रिसीव्ड कमीशन, कौन से फॉर्म में आपको पैसा मिला है? कमीशन। अगर आपको पैसा मिला है, रिसीव हुआ है, तो कमीशन आपके लिए इनकम होगा, राइट। तो हम लोग कमीशन के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे? इनकम है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सिंस कमीशन इज एन इनकम, सो आप कहाँ लिखोगे इसको? क्रेडिट साइड में लिखोगे।
तो क्रेडिट साइड का एक अकाउंट क्लियर हो गया और आपको पैसा मिल गया है ना, कैश में मिला है 10,000 रुपीज फ्रॉम गणेश। गणेश ने पे किया, लेकिन यहाँ पे हमको गणेश को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। याद रखो, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तभी हम नाम का इस्तेमाल करेंगे, नेम को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। आपको पैसा मिल चुका है, रिसीव्ड। रिसीव का सेकेंड फॉर्म होता है जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, पास्ट फॉर्म है ये, राइट। तो पैसा मिल चुका है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ट्रांजेक्शन। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, चलो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000 रुपीज। आप लिखोगे नरेशन बिंग कमीशन रिसीव फ्रॉम गणेश। ओके, ये हो गया आपका 28 का कंप्लीट। अब आते हैं 30 तारीख का पेड रेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 बिंग रेंट पेड। क्लियर। चलो 31st, परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर रुपीज 10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट। अभी इसमें भी ये ट्रांजेक्शन पढ़ के भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। देखो, कभी भी एक चीज याद रखो, हम जब शेयर्स की बात करते हैं, शेयर्स, अगर आपने शेयर्स को खरीदा है इसका मतलब ये इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपने शेयर्स खरीदने के टाइम में, आप शेयर खरीदा है मतलब आपने कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया है। ओके, और जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करोगे शेयर्स में, वहां पे हमेशा आप जो भी पैसा, जो भी अमाउंट आप पे करोगे वो बैंक के थ्रू ही पे होगा। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हो, वो कंपनी इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। आपने मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का एक शेयर है, आपने दो शेयर खरीद लिया, तो 1,000 इंटू 2 करोगे आप, सो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज। तो क्या 2,000 रुपीज आप कैश पे करने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे, राइट। तो आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दोगे अमाउंट को। तो इसके लिए जो भी शेयर्स में ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे बैंक का हम लोग वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना पैसा, इसके लिए आप हमेशा इन्वेस्टमेंट यूज करोगे। यहाँ पे कभी भी आप शेयर्स खरीदोगे, ओके, आप इन्वेस्टमेंट भी यूज कर सकते हो। आप शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो ये चीज। ओके, और आप पैसा पे कर रहे हो मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आपका पैसा जाएगा बैंक के थ्रू, तो बैंक तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, आपको समझ में आ गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी आप डेबिट में क्यों लिखोगे? क्योंकि कुछ खरीद रहे हो ना, आप शेयर्स खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन। आप शेयर्स खरीदोगे तो शेयर्स आपके पास आएगा। ओके, तो इसके लिए उसको आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे चाहोगे सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखोगे टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो भी वो करेक्ट होगा। ओके, आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, 10,000 बीइंग शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड परचेस्ड। ओके, आप लिमिटेड बीच में डाल दो यहाँ पे। इस तरीके से आपको सारी जनरल एंट्रीज करनी थी। आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर जनरल एंट्रीज। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क, एंड लास्ट में आपको क्या करना है? टोटल करना है। ओके, तो आपका टोटल कितना आएगा? 3,02,600। राइट, तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज को पास करना होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ डाउट होगा पूछ सकते हो आप लोग। टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।